Hello student. Today we are going to learn another concept used in bookkeeping and accountancy. In last lecture we have studied concepts like transaction, entry, narration and goods. Today we are going to learn other concepts used in bookkeeping and accountancy. All that concepts are given in first chapter, that is introduction to bookkeeping and accountancy. See what we are going to learn today. Today we will learn concept of debtor, bad debt, creditor, revenue, income, expenses, profit and loss. So today we will learn total 8 terms और concept. आज हम टोटल 8 जो टर्म्स दिए हैं यहाँ पे डेटर, बैड डेट, क्रेडिटर, रिवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस, ये जो 8 टर्म यहाँ पे दिए हैं उनको पढ़ेंगे. इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांजैक्शन के बारे में देखा, एंट्री के बारे में देखा, नरेशन के बारे में देखा और गुड्स क्या होता है वो हम लोगों ने देखा. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कंसेप्ट डेटर. सी हियर इज वन पर्सन, हियर इज अदर पर्सन. द नेम ऑफ दिस पर्सन इज मिस्टर अमित and name of this person is Mr. Prakash. Mr. Amit is a seller. Mr. Amit is a seller. And Mr. Amit sold goods to Mr. Prakash. यहाँ पे मिस्टर अमित क्या है? सेलर है. और मिस्टर अमित ने कुछ गुड्स मिस्टर प्रकाश को बेच दिया. कितने का गुड्स बेचा? वर्थ ₹5,000. तो मिस्टर अमित ने 5,000 का गुड्स मिस्टर प्रकाश को बेच दिया. इसका मतलब मिस्टर अमित यहाँ पे सेलर है और मिस्टर प्रकाश यहाँ पे बायर है, मतलब कस्टमर. बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्पॉट पेमेंट ऑफ मनी, मिस्टर प्रकाश प्रॉमिसेस टू पे अमाउंट लेटर ऑन. लेकिन मिस्टर प्रकाश ने जो 5,000 रुपये का गुड्स परचेस किया उसका पैसा तुरंत ही पेड नहीं किया, बल्कि मिस्टर प्रकाश ने कहा, प्रॉमिस किया. किसको प्रॉमिस किया? मिस्टर अमित को प्रॉमिस किया कि मैं आपका पैसा मतलब 5,000 रुपया फ्यूचर में पेड करूंगा. लेटर मतलब बाद में. तो यहाँ पे मिस्टर प्रकाश ने मिस्टर अमित को तुरंत पैसा नहीं दिया. एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. यहाँ पे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. यहाँ पे मिस्टर अमित ने प्रकाश को गुड्स बेचा, लेकिन वो क्रेडिट पे बेचा है, मतलब उधारी पे बेचा है. और उधारी पे बेचा मतलब मिस्टर प्रकाश ने उसका पैसा मिस्टर अमित को दिया नहीं. तो अब बताओ यहाँ पे कौन किसको पैसा देने वाला है? यहाँ पे मिस्टर प्रकाश मिस्टर अमित को पैसा देने वाला है, पैसा दिया नहीं. इट मीन्स मिस्टर अमित हैज टू रिसीव मनी फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इन फ्यूचर. मिस्टर अमित प्रकाश से पैसा लेने वाला है, लेकिन फ्यूचर में लेने वाला है, बाद में लेने वाला है. तो ऐसा जब ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पे जो सेलर रहता है, सेलर कौन है यहाँ पे? मिस्टर अमित. मिस्टर अमित कौन है? सेलर. मिस्टर अमित के लिए मिस्टर प्रकाश क्या बन गया? डेटर. मिस्टर प्रकाश क्या बन गया? डेटर. क्योंकि मिस्टर अमित को मिस्टर प्रकाश से पैसा लेना है. मतलब हम क्या कह सकते हैं? जिस पर्सन से हमें पैसा लेना है
जिस पर्सन से हमें पैसा लेना है या जिस पर्सन से हमें पैसा मिलने वाला है उस पर्सन को कहा जाएगा डेटर। क्या कहा जाएगा? डेटर। एंड देयरफॉर मिस्टर प्रकाश इज अ डेटर फॉर सेलर। तो सेलर कौन है? मिस्टर अमित। तो मिस्टर अमित के लिए मिस्टर प्रकाश क्या बन गया? डेटर बन गया। क्या बन गया? डेटर। ओके, so for seller, buyer is a debtor in the case of credit transaction, and debtor is result of credit transaction only. Debtor is not result of cash transaction. कभी भी कैश ट्रांजैक्शन में डेटर अराइज नहीं होता। डेटर जो अराइज होता है वो सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन में होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी पे। क्योंकि डेटर का मतलब क्या? ऐसा पर्सन या ऐसी कंपनी जिनसे हमें पैसा लेना है। तो यहाँ पे मिस्टर अमित को किससे पैसा लेना है? मिस्टर प्रकाश से पैसा लेना है, और इसीलिए मिस्टर अमित के लिए मिस्टर प्रकाश क्या है? डेटर है। क्या है? डेटर। सी, here Mr. Prakash is a debtor for Mr. Amit because Mr. Amit has to receive rupees 5,000 from Mr. Prakash. तो जिस पर्सन से हमें पैसा लेना होता है उस पर्सन को कहा जाएगा डेटर। बट रिमेंबर वन थिंग, डेटर इज रिजल्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड नॉट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। डेटर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही होता है, कैश ट्रांजैक्शन में नहीं होता। तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, सेलर के लिए बायर क्या रहता है? डेटर रहता है। फॉर सेलर, बायर इज अ डेटर इन द केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सी, अ पर्सन और अ कंपनी who has to pay to the business for getting goods or services is known as a debtor। मतलब ऐसा पर्सन या ऐसी कंपनी जो कंपनी को पैसा देने वाली है। क्यों देने वाली है? क्योंकि उनको क्या मिला है? आइदर दे आर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम दैट कंपनी। उस बिजनेस से हमें एक तो गुड्स मिलता है या सर्विसेज मिलती है क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट मतलब उधारी पे। तो जिस बिजनेस से या जिस कंपनी से हमें पैसा मिलने वाला है उस कंपनी को या उस पर्सन को कहा जाएगा डेटर। क्या कहा जाएगा? डेटर। अ डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। इन अदर वर्ड, अ पर्सन फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल इज कॉल्ड एज अ डेटर। और दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, अ पर्सन फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल इज कॉल्ड एज अ डेटर। ऐसा पर्सन जिससे हमें पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल मतलब मिला नहीं, रिसीवेबल का मतलब मिलने वाला है, रिसीव्ड का मतलब होता है मिला। यहाँ पे दिया है रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है। जिस पर्सन से हमें पैसा मिलने वाला है उस पर्सन को कहा जाएगा डेटर। Debtor is an asset for the business and debtor is considered as a asset of the business। अभी asset क्या होता है? asset is a property of the business। asset का जो concept है वो हम बाद में डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, debtor is an asset of the business। ओके, सो डेटर कौन रहता है? जो पर्सन या वो कंपनी जो क्रेडिट पे गुड्स परचेस करती है या क्रेडिट पे सर्विसेज परचेस करती है उस कंपनी को या उस पर्सन को कहा जाएगा डेटर। जो भी पर्सन या जो कंपनी उधारी पे गुड्स या सर्विसेज लेती है उस कंपनी को या उस पर्सन को कहा जाएगा डेटर। वो क्या कहा जाएगा? डेटर। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि सेलर के लिए बायर क्या होता है? डेटर। डेटर फॉर सेलर कौन है? मिस्टर प्रकाश। नेक्स्ट इज बैड डेट। Here is one person, Mr. Amit, and Mr. Amit is a seller. Here is other person, Mr. Prakash, and Mr. Prakash is a buyer। यह हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था। वही कैरेक्टर फिर से यहाँ पे लिए है, मिस्टर अमित जो कि सेलर है,
मिस्टर प्रकाश जो कि बायर है। मिस्टर अमित ने मिस्टर प्रकाश को गुड्स बेचा है क्रेडिट पे, उधारी पे, और इसीलिए मिस्टर प्रकाश मिस्टर अमित के लिए कौन है? डेटर। क्योंकि मिस्टर प्रकाश बायर है, बायर इज ऑलवेज डेटर फॉर सेलर इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी मिस्टर प्रकाश ने प्रॉमिस किया था टू पे द मनी इन फ्यूचर। मिस्टर प्रकाश ने प्रॉमिस किया था कि अमित को कि मैं आपका जो भी पैसा है वो फ्यूचर में पेड करूंगा। कितना पैसा था? 5000। तो प्रकाश ने प्रॉमिस तो किया था कि 5000 रुपये आपका जो है वो मैं आपको फ्यूचर में पेड करूंगा, लेकिन मिस्टर प्रकाश डिनाइड टू मेक पेमेंट एज पर प्रॉमिस। लेकिन मिस्टर प्रकाश ने प्रॉमिस जैसा किया था वैसा पैसा देने से इनकार किया। तो भी देखो क्या होगा। लेटर ऑन मिस्टर प्रकाश डिनाइड टू मेक पेमेंट। मिस्टर प्रकाश ने प्रॉमिस किया था कि 5000 रुपया मैं आपको बाद में दे दूंगा। उसने गुड्स तो परचेस किया था। किससे परचेस किया था? मिस्टर अमित से, और प्रॉमिस भी किया था। लेकिन 5000 रुपया देने से बाद में मिस्टर प्रकाश ने मना किया, डिनाइड किया, रिफ्यूज किया। इट मीन्स ₹5000 इज री रिकवरेबल फ्रॉम डेटर। इसका ही मतलब अमित के लिए ये 5000 रुपया ई रिकवरेबल हो गए। ई रिकवरेबल मतलब अभी मिस्टर अमित को मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले? नहीं मिलने वाले, क्योंकि मिस्टर प्रकाश ने बोल दिया कि मैं आपका पैसा नहीं दूंगा। सो ₹5000 इज लॉस फॉर मिस्टर अमित। तो यहाँ पे 5000 रुपया मिस्टर अमित को क्या हुआ? लॉस, बराबर। और इसी 5000 को कहा जाएगा बैड डेट। क्या कहा जाएगा? बैड डेट। तो बैड डेट मतलब कौन सी अमाउंट? डेटर से जो पैसा हमें मिलने वाला था, अगर डेटर वो पैसा देने को मना करता है तो उसी अमाउंट को कहा जाएगा बैड डेट। अभी अमित को कौन पैसा देने वाला था? प्रकाश। कितना देने वाला था? 5000। लेकिन अभी प्रकाश क्या कहता है? मैं पैसा नहीं देने वाला। तो अमित को 5000 रुपया मिस्टर प्रकाश से मिलने वाला था, लेकिन अभी वो मिलने वाला नहीं है। दैट इज ई रिकवरेबल फ्रॉम डेटर। ई रिकवरेबल मतलब अभी वो पैसा मिलने वाला नहीं है, रिकवर होने वाला नहीं है, और इसीलिए उस 5000 को कहा जाएगा बैड डेट। एंड बैड डेट इज अ लॉस फॉर दी सेलर। बैड डेट सेलर के लिए क्या है? लॉस है। मिस्टर अमित के लिए यहाँ पे 5000 लॉस है, क्योंकि उसने 5000 का गुड्स बेचा था, लेकिन उसको पैसा मिला नहीं और ना ही अभी मिलने वाला है। तो 5000 का लॉस किसको हुआ? मिस्टर अमित को। ओके, तो डेटर से जो पैसा मिलने वाला नहीं है उसी पैसे को कहा जाता है बैड डेट। एंड बैड डेट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? लॉस माना जाएगा। ओके, एंड इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर इज नोन एज अ बैड डेट। इट इज रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। एंड इरिकवरेबल, इरिकवरेबल का मतलब नहीं मिलने वाला, मतलब प्रकाश से मिलने वाला था, उसने प्रॉमिस तो किया था 5000 दे दूंगा, लेकिन अभी बोलता है मैं पैसा नहीं दे सकता, मतलब उसे ही कहा जाएगा ई रिकवरेबल। जो पैसा हमें मिलने वाला नहीं है, दैट अमाउंट कॉल्ड एज अ ई रिकवरेबल। सो अमाउंट ई रिकवरेबल फ्रॉम डेटर इज कॉल्ड एज अ बैड डेट, एंड बैड डेट इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। और बैड डेट क्या होता है? सेलर के लिए, या आप कह सकते हैं बिजनेस के लिए क्या है? एक तरह का लॉस है। ओके, सो दिस इज अबाउट बैड डेट। नेक्स्ट इज creditor. Here is one person, here is another person. Name of first person is Mr. Amit. Name of second person is Mr. Prakash. Mr. Prakash is buyer and Mr. Amit is a seller. ये हम लोगों ने वही कैरेक्टर फिर से लिए हैं। मिस्टर अमित इज अ सेलर, मिस्टर प्रकाश इज अ बायर। मिस्टर अमित सोल्ड गुड्स टू मिस्टर प्रकाश वर्थ ₹5000। मिस्टर अमित ने 5000 का गुड्स
किसको बेचा? मिस्टर प्रकाश को बेच दिया। लेकिन मिस्टर प्रकाश ने उसको प्रॉमिस किया टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर। लेकिन मिस्टर प्रकाश ने मिस्टर अमित को प्रॉमिस किया कि आपका जो 5,000 है वो मैं आपको फ्यूचर में पेड करूंगा, इमीडिएटली पेड नहीं किया। अगर कोई आप गुड्स या सर्विसेज परचेस करते हो और तुरंत पैसा नहीं देते तो उसे कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो हियर गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो गुड्स है वो क्रेडिट बेसिस पे बेचे गए। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है? यू मेक पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज इमीडिएटली। जैसे ही आप गुड्स या सर्विसेज परचेस करते हो तुरंत आप पैसे देते हो, उसे कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मिस्टर अमित ने मिस्टर प्रकाश को गुड्स बेचा है, लेकिन वो क्रेडिट पे बेचा है, उधारी पे बेचा है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था जब उधारी पे गुड्स बेचा जाता है तो सेलर के लिए बायर क्या होता है? डेटर। इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन बायर इज अ डेटर और सेलर। तो यहाँ पे मिस्टर अमित के लिए मिस्टर प्रकाश क्या हो गया? डेटर। लेकिन अभी देखो कौन किसको पैसा देने वाला है? मिस्टर प्रकाश मिस्टर अमित को पैसा देने वाला है। दिया है क्या? नहीं। और इसीलिए मिस्टर प्रकाश के लिए मिस्टर अमित क्या हो गया? क्रेडिटर। मिस्टर अमित क्या हो गया? क्रेडिटर। ओके, सो क्रेडिटर कौन होता है? सेलर होता है। कौन होता है? सेलर। जो पर्सन या जो कंपनी क्रेडिट पे गुड्स बेचती है या सर्विसेज देती है उस कंपनी को या उस पर्सन को कहा जाएगा क्रेडिटर। तो यहाँ पे प्रकाश को क्रेडिट पे मतलब उधारी पे किसने गुड्स बेचा है? अमित ने। तो मिस्टर प्रकाश के लिए अमित कौन हो गया? क्रेडिटर। और मिस्टर अमित के लिए प्रकाश कौन हो गया? डेटर। मिस्टर अमित के लिए प्रकाश कौन हो गया? डेटर। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, एक बात हमें याद रखनी है, बायर कौन होता है? डेटर होता है। बायर कौन होता है? डेटर। और सेलर कौन होता है? क्रेडिटर। सेलर कौन होता है? क्रेडिटर। इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नॉट इन कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिटर इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। डेटर हो या क्रेडिटर हो, दोनों भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन से ही होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन से नहीं। क्योंकि कैश में ना किसी से पैसा लेना है ना किसी को पैसा देना बाकी है, क्योंकि आप तुरंत ही पैसा दे देते हो तो वहां पे ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन क्रेडिट में किसी को पैसा लेना होता है और किसी को पैसा देना होता है। तो यहाँ पे मिस्टर प्रकाश अमित को पैसा देने वाला है, इसका ही मतलब मिस्टर अमित को मिस्टर प्रकाश से पैसा लेना है। तो जिस पर्सन को हम पैसा देने वाले हैं, उस पर्सन को कहा जाएगा क्रेडिटर। अ पर्सन टू हुम मनी इज पेएबल इज कॉल्ड एज अ क्रेडिटर। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो कंपनी या जो पर्सन क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज देती है उस पर्सन को या उस कंपनी को कहा जाएगा क्रेडिटर। तो यहाँ पे मिस्टर अमित क्रेडिट पे गुड्स बेचता है और इसीलिए मिस्टर अमित जो सेलर है वो हो गया क्रेडिटर। क्या हो गया? क्रेडिटर। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्रेडिटर पता चलेगा। देखो हियर मिस्टर अमित इज अ क्रेडिटर फॉर मिस्टर प्रकाश बिकॉज मिस्टर प्रकाश हैज टू पे 5,000 टू मिस्टर अमित। तो जिस पर्सन को हमें पैसा देना है उस पर्सन को कहा जाएगा क्रेडिटर। तो यहाँ पे मिस्टर प्रकाश हैज टू पे मनी टू मिस्टर अमित एंड देयरफॉर मिस्टर अमित इज अ क्रेडिटर फॉर मिस्टर प्रकाश। See here, a person to whom business has to pay for getting goods or services on credit is known as a creditor. ऐसा पर्सन जिसको बिजनेस पैसा देने वाला है, क्यों देने वाला है? फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। मतलब उस पर्सन से बिजनेस ने एक तो गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे लिए है, उधारी पे लिया है,
इसीलिए बिजनेस उस पर्सन को पैसा देने वाला है, दिया है क्या नहीं। हैज टू पे या पेएबल मतलब देने वाला है, पेड नहीं किया, पेड नहीं किया, पेड करना मतलब पेमेंट करना बाकी है, और इसीलिए उसे कहा जाएगा क्रेडिटर। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom business owes money. In other words, a person to whom money is payable is called as a creditor. जिस पर्सन को पैसा देना बाकी है, यहाँ पे वर्ड है पेएबल मतलब देना बाकी है, दिया नहीं है, is called as a creditor. Creditor is a liability for the business. Remember, debtor is a asset for the business, whereas creditor is a liability for the business. Debtor asset होता है तो creditor business के लिए क्या होती है, liability होती है। और याद रखना, seller is a creditor and buyer is a debtor in case of credit transaction. Seller is a creditor and buyer is a debtor in case of credit transaction, and both uh, debtor and creditor both are result of credit transaction. डेटर और क्रेडिटर दोनों भी सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन में पॉसिबल होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पॉसिबल होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन में नहीं। सो दिस इज अबाउट क्रेडिटर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेवेन्यू। See, here is one seller selling different types of vegetable. यहाँ पे हम एक आदमी को देख रहे हैं और उस पिक्चर को देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी अलग अलग वेजिटेबल या सब्जियां बेच रहा है। सेलिंग वेजिटेबल इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर दिस वेजिटेबल सेलर। इसका ही मतलब ये है कि इस वेजिटेबल सेलर के लिए सब्जियां बेचना, वेजिटेबल बेचना, ये उसके बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी माना जाएगा और उसी को ही कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब हमारे बिजनेस का मेन मकसद। तो अब ये वेजिटेबल बेचने वाला है तो सब्जियां बेचना ये उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। So, income from selling vegetable is revenue for the seller. तो फिर revenue किसे कहा जाएगा? सब्जियां बेच के जो भी पैसा इस सेलर को मिलेगा उस पैसे को कहा जाएगा revenue। उस पैसे को कहा जाएगा revenue, वो उसका इनकम ही है। If revenue is a part of income, ओके, वो इनकम ही है, लेकिन अकाउंटेंसी में उसको कहा जाएगा revenue। तो जो पैसा आपके मेन एक्टिविटी से मिलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलता है, उसे कहा जाता है रेवेन्यू। अभी बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? आइदर टू सेल, टू सोल्ड गुड्स और सर्विसेज। लोगों को गुड्स बेचना या सर्विसेज प्रोवाइड करना ये बिजनेस का क्या होता है? मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिजनेस को जो भी पैसा मिलता है उसे कहा जाएगा रेवेन्यू। अभी एग्जांपल लेते हैं, ये जो वेजिटेबल सेलर है उसने लॉटरी लिया और लॉटरी में उसको 5000 रुपीज प्राइज मिला। तो ये 5000 उसका इनकम है या नहीं है? यस, ऑफ कोर्स इनकम है, क्योंकि 5000 उसको मिला है तो उसका इनकम है। लेकिन उस 5000 को हम रेवेन्यू नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि लॉटरी लेना इस वेजिटेबल सेलर का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? नहीं। लॉटरी तो कभी कभार ली जाएगी ना, वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो वेजिटेबल सेलर के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या माना जाएगा? सेलिंग वेजिटेबल। और वेजिटेबल बेच के जो भी पैसा आएगा उसे कहा जाएगा रेवेन्यू। लॉटरी से मिला वो इनकम ही है, और जो वेजिटेबल बेच के मिला वो भी इनकम ही है, लेकिन उसको दूसरा नाम क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू। ओके, सो रेवेन्यू मीन्स इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। रेवेन्यू मतलब ऐसा इनकम जो गुड्स या सर्विसेज बेच के बिजनेस को मिलता है, उस इनकम को कहा जाता है रेवेन्यू। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल।
Here is picture of some biscuits and cookies. Here, selling biscuit is a normal business activity or you can say operating activity for Britannia company. हम सब लोगों ने ब्रिटानिया कंपनी ये नाम तो सुना है। क्या करती है ब्रिटानिया कंपनी? बिस्किट रहेगी, ब्रेड रहेगी, वो बेचने का काम करती है। तो ब्रिटानिया कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा? बिस्किट बेचना, ब्रेड बेचना, कुकीज बेचना, दैट इज द मेन बिजनेस एक्टिविटी और यू कैन से ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर ब्रिटानिया कंपनी। सो इनकम फ्रॉम सेलिंग बिस्किट इज रिवेन्यू फॉर ब्रिटानिया कंपनी। तो ब्रिटानिया कंपनी के लिए रिवेन्यू किसे कहा जाएगा? बिस्किट बेच के, ब्रेड बेच के या कुकीज बेच के जो भी पैसा कंपनी को मिलेगा वो इनकम ही है, लेकिन उसको दूसरा नाम क्या कहा जाएगा? रिवेन्यू। ओके, अभी ऐसा मान लो ब्रिटानिया कंपनी का एक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री बंद पड़ा है, तो उस कंपनी ने क्या किया? वो फैक्ट्री रेंटल बेसिस पे दे दी और उनको साल भर का 2 लाख रुपया रेंट मिला। क्या वो 2 लाख रुपया इनकम है या नहीं है? यस, इनकम है, पैसा तो मिला है, मतलब इनकम है। क्या उस 2 लाख रुपए को हम रिवेन्यू कहेंगे? नो, दैट 2 lakhs rupees is not to be considered as a revenue because giving factory on rental basis is not operating activity for Britannia company. फैक्ट्री रेंटल पे देना ये ब्रिटानिया कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, उनका मेन एक्टिविटी नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा अगर दूसरे किसी भी कारण पैसा मिला तो हमारा नॉर्मल इनकम माना जाएगा, रिवेन्यू नहीं। तो रिवेन्यू किसे कहा जाएगा? इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ रिवेन्यू। So revenue is income that a business earn from normal business activities, usually from sale of goods or services to customer. ओके, तो रिवेन्यू किसे कहा जाता है? जो इनकम या जो पैसा कंपनी गुड्स या सर्विसेज बेच के कमाती है उस पैसे को कहा जाएगा रिवेन्यू। ओके, और बाकी का अगर कुछ पैसा मिला, जैसे मैंने कहा था लॉटरी लगा या फैक्ट्री रेंटल पे दिया उसका पैसा मिला, बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया उस पे इंटरेस्ट मिला, वो इनकम है, लेकिन उसको हम रिवेन्यू नहीं कहेंगे। और याद रखना रिवेन्यू इज ऑल्सो इनकम, मतलब रिवेन्यू इज अ वाइडर कंसेप्ट और रिवेन्यू का एक पार्ट क्या है? इनकम। सॉरी इनकम का एक पार्ट क्या है? रिवेन्यू। ओके, सो इन दिस वे revenue is income that a business earn from operating activity. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी और यू कैन से मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी क्या रहेगा? सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। सो दिस इज अबाउट रिवेन्यू। सी नेक्स्ट, इनकम। अगेन I am taking example of Britannia company. Here, income from different sources for Britannia company in a year. यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है कि ब्रिटानिया कंपनी को अलग अलग सोर्सेस से किस तरह से इनकम मिला है। फर्स्ट, सेलिंग बिस्किट 8 लाख रुपीज। बिस्किट बेचने से ब्रिटानिया को साल भर में 8 लाख रुपया इनकम मिला है, या उसको हम रिवेन्यू भी बोल सकते हैं, बिकॉज सेलिंग बिस्किट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर ब्रिटानिया कंपनी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा मिलता है उसी को कहा जाता है रिवेन्यू। रिवेन्यू इज ऑल्सो इनकम। ओके, रिवेन्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम। तो वो इनकम है लेकिन उसको दूसरा नाम दिया जाएगा रिवेन्यू। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2 lakhs, ये है इनकम, इसको हम रिवेन्यू कहेंगे क्या? नहीं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ब्रिटानिया कंपनी के पास आइडल पैसा पड़ा था और वो पैसा उन्होंने बैंक में या कहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर उनको क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, एंड दैट अमाउंट इज वर्थ रुपीज 2 lakhs, 2 लाख का
इंटरेस्ट मिला है, इसको हम रिवेन्यू नहीं कहेंगे, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना एक कंपनी के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर पैसा मिला तो वो सिर्फ इनकम माना जाएगा, रिवेन्यू नहीं। एंड रेंट बाय रेंटिंग फैक्ट्री, हम लोगों ने पहले भी देखा था, कंपनी के पास एक फैक्ट्री पड़ा था, कंपनी ने वो फैक्ट्री रेंटल बेसिस पे दे दिया और साल भर में 1 लाख रुपया रेंट मिला, दैट इज ऑल्सो इनकम नॉट रिवेन्यू। ओके, उसे भी क्या बोला जाएगा, इनकम बोला जाएगा। सो हियर टोटल इनकम फॉर ब्रिटानिया कंपनी इज 11 लाख इन अ ईयर, पूरे साल में उस कंपनी का टोटल इनकम कितना माना जाएगा, 11 लाख। रिमेंबर, रिवेन्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम, लेकिन कभी कभी हमें उसे बाइफर्केशन करना पड़ता है, इनकम को और रिवेन्यू को। तब हमें याद रखना है, जो पैसा गुड्स या सर्विसेज बेच के मिलता है उसे कहा जाएगा रिवेन्यू। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है, 11th और 12th के लिए, 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए हम सिर्फ इनकम का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, रिवेन्यू का नहीं। मतलब इनकम मतलब सब आ गया है, जो भी पैसा बिजनेस को मिला उसे हम क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे, उसको हम बाइफरकेट करके रिवेन्यू ऐसा लिखने वाले नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सेलिंग बिस्किट इज अ बिजनेस और यू कैन से ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द बिजनेस एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ रिवेन्यू, इसे क्या बोला जाएगा, रिवेन्यू। और ये जो दो है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेंट बाय रेंटिंग फैक्ट्री, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा मिलता है वो सिर्फ इनकम होता है, उसको रिवेन्यू नहीं कहा जाएगा। ओके, सो इट इज रिवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिवेन्यू मतलब यहाँ पे अर्निंग, रिवेन्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, अर्निंग, मतलब जो भी पैसा बिजनेस को मिलता है फ्रॉम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो भी पैसा बिजनेस को मिलता है उसे कहा जाएगा इनकम। इट इज टोटल अर्निंग फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब बिजनेस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी पैसा मिलता है उन सभी पैसे को क्या कहा जाएगा, इनकम कहा जाएगा। ओके, सो इनकम मीन्स amount of money earned by the company from operating activity as well as from non-operating activity। कंपनी जो भी पैसा कमाती है, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो, इनका जो टोटल अमाउंट होता है उसे कहा जाएगा इनकम। क्या माना जाएगा, इनकम ऐसा कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि revenue is a part of income. So this is about income. Next is expenses, or you can say expenditure. Here I am taking one example. Different expenses made by a company. अभी expenses का मतलब होता है खर्चा, बराबर। अगर आप कुछ परचेस करते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, वो हो गया आपके लिए खर्चा, मतलब expenses. Here पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉइज 1 लाख। अभी हमारी कंपनी है तो हमारे पास एम्प्लॉय भी रहेंगे, मजदूर रहेंगे, काम करने के लिए कर्मचारी रहेंगे, उनको पगार देना पड़ेगा, उसे को कहा जाएगा सैलरी। तो पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉइज 1 लाख, 1 लाख रुपया हम लोगों ने सैलरी दिया, पगार दी। पेमेंट फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख, एज वी आर रनिंग कंपनी and we are making or we are converting raw material into finished good, and therefore we have purchased some raw material worth rupees 2 lakhs. हम लोगों ने 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेस किया, उस रॉ मटेरियल के ऊपर हम प्रोसेस करेंगे और बाद में हम उसका फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो 2 लाख हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए खर्चा किया। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000, ऑफ कोर्स as we are running company we need electricity,
अगर हम कंपनी चलाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यूज की और उसके लिए हमें बिल कितना देना पड़ा, 50,000। ऐसा मान लेते हैं कि पूरे साल का एक खर्चा है, तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो गया 3,50,000 इन अ ईयर। तो पूरे साल का खर्चा हो गया 3,50,000। ये हमारा टोटल खर्चा है। अभी जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी पैसा हम खर्चा करते हैं उसके लिए हमें कुछ तो भी रिटर्न में मिलता है। समझ लो, आप लोग ऐसा जरा सोच के देखो कि आप लोगों ने कुछ पैसा खर्चा किया, 10 रुपया खर्चा किया, क्या आप लोगों ने फुकट के आपके पैसे गए, लेकिन आपको कुछ तो भी मिला होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर 5 रुपए का चॉकलेट परचेस करते हो तो 5 रुपए आपका खर्चा हुआ, लेकिन आपको उसके बदले में क्या मिला, चॉकलेट मिला। हम लाइट का बिल पेड करते हैं, समझो 500 रुपया लाइट का बिल आया, आप लोगों ने 500 रुपया एमईसीबी को लाइट का बिल भर दिया, बराबर है। तो 500 रुपया आपका खर्चा हुआ, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिली। मतलब हमारा जो भी पैसा खर्चा होता है उसके बदले में हमें कुछ तो भी मिलता है, और कुछ तो भी जो हमें रिटर्न में मिलता है उसी को कहा जाता है कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो हमें याद रखना है, हम जो भी पैसा खर्चा करते हैं उसके बदले में हमें कुछ तो भी मिलता है। हम ऐसे ही पैसा नहीं खर्चा करते। देखो, आपके जेब से जितना भी पैसा गया है उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिला है। हाँ, पैसा गिर गया तो बात अलग है, लेकिन बाकी जो भी आप दुकान पे खर्चा करते हो, कहाँ पे भी खर्चा करते हो, उसके बदले में आपको कुछ तो भी मिला है। और जो आपको पैसा खर्चा करने के बाद मिलता है उसे कहा जाता है कंसिडरेशन। सो लेट अस चेक व्हाट इज कंसिडरेशन इन दिस 3 एग्जांपल। In case of payment of salary to employee, what is consideration? Services of employees. Employees provided services to company and therefore they are entitled to get salary. हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, पगार देते हैं। हम फुकट में पगार देते हैं क्या? नहीं। एम्प्लॉय ने हमें क्या दिया है, रिटर्न में सर्विसेज दिया है, उन लोगों ने काम किया है, मतलब हम उनको पगार देते हैं और उसके बदले में एम्प्लॉय हमारा काम करते हैं। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हमें क्या मिला, रॉ मटेरियल मिला। 2 लाख हमारा गया, लेकिन 2 लाख जाने से हमारे पास क्या आया, मटेरियल आया। मटेरियल, रॉ मटेरियल इज समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कंसिडरेशन। पेमेंट ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, व्हाट इज कंसिडरेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया और उसके बदले में पैसा दिया, सो हियर कंसिडरेशन इज इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखो, जब भी हमारे जेब से पैसा जाता है, हमें लगता है अरे बाप रे हमारे जेब से पैसा गया, हाँ गिर गया तो बात अलग है, वहां पे कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिलता, वहां से सिर्फ टेंशन मिलता है, नो कंसिडरेशन। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जब भी हमारे जेब से पैसा हम किसी को देते हैं या खर्चा करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ तो भी मिलता है, कुछ तो भी मिलता है, और जो हमें कुछ तो भी मिलता है उसी को कहा जाएगा कंसिडरेशन। ओके, तो देखते हैं भी कि एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है। एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस और एनी कंसिडरेशन received by business is called expenditure or expenses. See, an amount spent मतलब खर्चा करना, by the business for any consideration received by business is called expenditure or expenses. मतलब बिजनेस को कुछ तो भी मिला है और उसके लिए अगर बिजनेस ने पैसा दिया तो उसे कहा जाएगा एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। ओके, बिजनेस को कुछ तो भी मिला ना रिटर्न में, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी दिया, लेकिन बिजनेस को रिटर्न में क्या मिला, एम्प्लॉय का सर्विस। तो बिजनेस ने रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए 2 लाख रुपया खर्चा किया, स्पेंड किया मतलब खर्चा किया, रिटर्न में क्या मिला, रॉ मटेरियल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, रिटर्न में क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिली।
ओके, तो बिजनेस जो भी पैसा खर्चा करती है उसके बदले में बिजनेस को कुछ तो भी कंसिडरेशन मिलता है। सो अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज अ एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस। उसे ही कहा जाएगा एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। नॉर्मल लाइफ में हम उसको बोलते हैं खर्चा, और खर्चे के बदले में हमें कुछ तो भी रिटर्न में मिलता है। ओके, सो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर आर ऑफ थ्री टाइप्स। जो भी एक्सपेंसेस है या एक्सपेंडिचर है वो तीन प्रकार के होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सी फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and third is deferred revenue expenditure. So there are three types of expenditure. First is capital expenditure. See, if you are running a business or company, then you need to purchase machinery, you need to purchase furniture, you need to have land and building, you need to purchase computer, laptop, and also you may need to purchase printer, you may need to purchase vehicle and so many other things. अगर हम कंपनी चलाते हैं तो हमें मशीनरी परचेज करने के लिए मशीनरी लगेगी, फर्नीचर लगेगा, बिल्डिंग लगेगी, कंप्यूटर लगेगा, व्हीकल लगेंगे और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हमें लगने वाले। इन सभी चीजों को कहा जाता है फिक्स असेट्स। क्या कहा जाता है? फिक्स असेट। अभी इन्हें फिक्स असेट क्या क्यों कहा जाता है वो डिटेल में बाद में हम सीखने वाले हैं। अभी मैं शॉर्ट में बताता हूं। इन्हें फिक्स असेट, असेट मतलब प्रॉपर्टी, असेट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी बिजनेस में लॉन्गर टाइम के लिए रहती है, लॉन्गर टाइम मतलब 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज अ फिक्स असेट्स। ये सब असेट है। मशीनरी इज योर असेट, फर्नीचर इज योर असेट, लैंड इज योर असेट, बिल्डिंग इज योर असेट, कंप्यूटर इज योर असेट, मतलब प्रॉपर्टी। लेकिन उसे फिक्स क्यों कहा गया? क्योंकि वो बिजनेस में लॉन्गर टाइम के लिए रहते हैं। इट मीन्स ऑल दीज असेट्स प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए बिजनेस को बेनिफिट देते हैं। जैसे मशीनरी परचेस किया तो क्या मशीनरी हम आज परचेस करने के बाद एक हफ्ते के बाद उसको फेंक के दूसरा मशीनरी लाते हैं क्या? नहीं। वही मशीनरी हम 5 साल, 10 साल, 15 साल इस्तेमाल करने वाले हैं। आज अगर हम लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, क्या दूसरे साल हम उसको गिरा के दूसरा बिल्डिंग बनाते हैं क्या? नहीं। वही बिल्डिंग हम 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब वो बिल्डिंग हमारे बिजनेस को लंबे समय के लिए बेनिफिट देने वाली। तो ऐसे असेट को कहा जाता है फिक्स असेट। इसके बारे में बाद में जब फिक्स असेट का कंसेप्ट आएगा तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो ऑल दीज आर फिक्स असेट। पर अगर हमें मशीनरी परचेस करनी है तो इसका मतलब हमें मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी। यू नीड टू परचेस फर्नीचर, यू नीड टू परचेस लैंड एंड बिल्डिंग, यू नीड टू परचेस कंप्यूटर, लैपटॉप एटसेट्रा। Money spent on purchase of all such assets called as a capital expenditure. ऐसे फिक्स असेट परचेस करने के लिए, फिक्स असेट परचेस करने के लिए जो भी पैसा खर्चा किया जाता है उसे कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स मनी स्पेंड और अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड to purchase or acquired fixed asset called as a capital expenditure, उसे कहा जाएगा capital expenditure. Okay, so fixed asset provide benefit to the business for longer period like 10 years, 15 years, etc. Expenditure which is incurred, incurred मतलब spend, मतलब खर्चा करना, to acquire, acquire मतलब to purchase fixed asset or to increase the value of fixed asset is called as a capital expenditure. ओके, सो इस तरह के असेट परचेज करने के लिए मतलब एक्वायर्ड करने के लिए जो भी पैसा हम खर्चा करते हैं उस खर्चे को कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, या उसको दूसरा कहा जाएगा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बिल्डिंग है, उसमें 2 ही फ्लोर है,
और हम लोगों ने तीसरा फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट किया। तो तीसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल 2 लाख खर्चा आया, तो उस 2 लाख को भी कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अभी हमारे बिल्डिंग के पहले 2 फ्लोर थे, अभी 3 फ्लोर हो गए, मतलब हमारे बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। सो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट to increase the value of fixed asset is also called as a capital expenditure। तो कौन सा भी खर्चा जिससे हम हमारे फिक्स असेट का वैल्यू बढ़ाते हैं उसे भी कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इन नॉर्मल में हमें याद रखना है, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू परचेज और टू एक्वायर्ड फिक्स असेट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। अभी जो भी पैसा हम खर्चा करते हैं, सब जो मशीनरी परचेस किया 20,000, पैसा तो गया, मशीनरी आ गई, बट दैट मशीनरी विल प्रोवाइड बेनिफिट टू अवर बिजनेस फॉर मोर देन 10 years, 15 years और मोर देन 20 years। पैसा तो गया, तुरंत गया, हमें लगता है अरे 20,000 रुपया गया, लेकिन मशीनरी आई है और वो मशीनरी हमारे बिजनेस को लंबे समय के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए बेनिफिट देने वाली है। तो जो खर्चा हमें लॉन्गर पीरियड के लिए बेनिफिट देता है उस खर्चे को कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड, बेसिकली फॉर मोर देन 1 year इज कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो खर्चा 1 साल से ज्यादा समय के लिए बिजनेस को बेनिफिट देता है उसे कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड इट इज नॉन रिकरिंग, दैट इज नॉन रिपीटिंग इन नेचर। ज्यादातर ये खर्चे नॉन रिकरिंग रहते हैं, मतलब हर बार रिपीट नहीं होते। मतलब जैसे कि बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हम हर महीने परचेस करेंगे क्या? नहीं। आज अगर हम लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है तो दूसरी बिल्डिंग शायद 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद परचेस करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, हर महीना तो परचेस नहीं करेंगे। और इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहा जाएगा नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। वो कौन से है? नॉन रिकरिंग है, या उसको हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग इन नेचर। दिस इज अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। As we are running company, we need raw material. We need to pay salary or wages to our employees. We need to pay for repairs and maintenance, and we need to pay for electricity bill. अगर हमारी कंपनी है तो हमें रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी दी जाती है एम्प्लॉइज को और वेजेस दिया जाएगा वर्कर को। बाद में हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले। रिपेयरिंग का भी खर्चा आएगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा बिल्डिंग का, मशीनरी का रिपेयरिंग रहेगा, उसका भी खर्चा आते जाएगा, लाइट का बिल है वो भरना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे खर्चे हमें करने पड़ेंगे। शायद हमें कोई गोडाउन रहेगा, वेयर हाउस रहेगा, वो भी रेंटल बेसिस पे लेना पड़ेगा, कंपनी का इंश्योरेंस है वो करना पड़ेगा। और ये सब जो खर्चे रहते हैं वो हमें बार बार करने पड़ेंगे, हर बार करने पड़ेंगे। रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल 10 साल में हम एक ही बार परचेस करेंगे? नो, यू नीड टू परचेस रॉ मटेरियल रेगुलरली। यू आर नॉट गोइंग टू परचेस रॉ मटेरियल ओनली वंस इन अ 10 year। 10 साल में आप एक ही बार परचेस करने वाले क्या? नहीं। क्या सैलरी आप 10 साल में एक ही बार देने वाले हो? नो, यू हैव टू पे सैलरी रेगुलरली, बेसिकली एवरी मंथ टू योर एम्प्लॉइज। हर महीना देना पड़ेगा, हर बार देना पड़ेगा। मतलब वो काम करेंगे 1 महीने के लिए, 1 महीने का सैलरी उनको दे देना पड़ेगा, बराबर। तो उसका जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म रहेगा। कैसे रहेगा? शॉर्ट टर्म। रिपेयर हर बार करते रहना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बार बार हमें हर महीना भरना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट कंटिन्यूअस और रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे कुछ खर्चे रहते हैं जो हमें बार बार करने पड़ते हैं और जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म रहता है। कैसे रहता है? शॉर्ट टर्म। जनरली उसका जो बेनिफिट रहता है वो 1 साल के अंदर मिलता है, 1 साल तक ही मिलता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 साल तक।
ऐसे एक्सपेंसेस को कहा जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंसेस। सी, revenue expenditure is an expenditure from which no future benefit is expected, but having immediate or short-term benefit may be less than 1 year. See, revenue expenditure does not provide future benefit, but provide immediate benefit. जैसे लाइट का बिल 1 महीना इस्तेमाल किया, 1 महीने का बिल भर दिया, बस बाद में इस्तेमाल करना है, फिर से लाइट का बिल भरना है। ऐसा होता है क्या कि 1 महीना लाइट का बिल भर दिया, एक बार लाइट का बिल भर दिया, 15 साल तक भरने की जरूरत नहीं। ऐसा है क्या? नहीं। जितना इस्तेमाल किया पैसा भर दो, फिर से इस्तेमाल करो, फिर से पैसा भर दो। मतलब उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म रहता है, इमीडिएट रहता है, तुरंत मिलता है। फ्यूचर मशीनरी जैसा है क्या? जैसे कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्नीचर परचेज किया, एक बार फर्नीचर परचेज करने के बाद वो फर्नीचर हम 10 साल 15 साल इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब वो फर्नीचर हमें लॉन्गर पीरियड 10 साल 15 साल बेनिफिट देने वाला है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड बेनिफिट टू द कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड, whereas revenue expenditure provide benefit to the business for short term period। और उसका बेनिफिट ज्यादातर मैक्सिमम कितना रहेगा? 1 साल तक ही रहेगा। जैसे रॉ मटेरियल परचेज किया, तुरंत हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हो गया उसका बेनिफिट खत्म। मतलब वो ज्यादा समय के लिए या लंबे समय के लिए बेनिफिट नहीं देता, उसका बेनिफिट इमीडिएट रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है। या इतना याद रखो, revenue expenses or revenue expenditure are those expenditure which provide benefit to the company for short term period। वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमें बेनिफिट देते हैं। It does not increase profit earning capacity of an organization। Revenue expenditure does not increase profit earning capacity of an organization। मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कितना भी करो, उसके कारण कंपनी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला या कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ने वाला नहीं है। जैसे आप सैलरी कितना भी बढ़ा, उससे कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाला है क्या? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आया, बहुत इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की, उससे कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब आप कैपिटल एक्सपेंसेस ज्यादा करते हो, तब आपका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है। जैसे आप लोगों ने और 2 मशीनरी परचेस किया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उससे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा मतलब कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। या आप लोगों ने 2 बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट की, उसके कारण क्या होगा? कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया मतलब कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प टू इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, whereas revenue expenditure does not help in increase in profit earning capacity of an organization। These are normal day-to-day operating expenses of a business organization and appear on debit side of trading account or profit and loss account। These are recurring expenditure। So revenue expenditure are normal day-to-day expenditure। वो हम आपके बिजनेस में नॉर्मली डे टू डे होते ही रहते हैं। रॉ मटेरियल परचेस करो, रिपेयर करो, लाइट का बिल भरना है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का पैसा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा, ऐसा बहुत सारा पैसा या बहुत सारा खर्चा बिजनेस को डेली बेसिस पे करना पड़ता है। तो जो पैसा बिजनेस को बार बार करने पड़ता है, रिकरिंग रहता है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग रहता है। जैसे सैलरी आप एक ही बार देने वाले हैं या हर महीना देना पड़ेगा, हर बार देना पड़ेगा, मतलब रिकरिंग, बार बार देना पड़ता है, तो उस खर्चे को कहा जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर और मनी स्पेंड ऑन एक्वायरिंग और परचेसिंग फिक्स असेट कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो छोड़ के बाकी का जो भी खर्चा होता है उसे कहा जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो असेट परचेस करने के अलावा कंपनी को जो भी खर्चा आता है उसे कहा जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो दिस इज अबाउट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।
सी कंपनी नीड टू डू एडवर्टाइजमेंट टू इंक्रीज सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कंपनी है तो कंपनी का अगर सेल बढ़ाना है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? एडवर्टाइजमेंट। और बहुत सारी कंपनी उसके लिए हेवी खर्चा करती है, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करती है। उसे कहा जाएगा हेवी, मतलब बहुत सारा, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एंड ऑल्सो कंपनी नीड टू पे फॉर सम लीगल एक्सपेंडिचर, और कुछ लीगल काम के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन रहेगा या ऐसे कुछ काम रहते हैं, उसके लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता है। अभी देखो, कंपनी जब एडवर्टाइज करती है तो उसका इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर बहुत लंबे समय के लिए रहता है। कुछ कंपनी रहती है वो बहुत बार अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कंटिन्यूसली करती रहती है, कंटिन्यूसली टेलीविजन पे, मैगजीन पे, न्यूज़पेपर पे, पैम्पलेट रहेंगे, हर बार करती रहती है। उससे क्या होता है? कस्टमर के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है, परिणाम होता है, और उसका फायदा कंपनी को सिर्फ 1 साल तक नहीं मिलता, 1 साल के बाद में भी मिलता है। बराबर है, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में वो एडवर्टाइज इतनी बैठ जाती है कि कस्टमर दुकान पे जब जाता है तो उसी कंपनी के प्रोडक्ट परचेस करता है। बराबर है, वो इफेक्ट रहता है एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट का जो इफेक्ट रहता है वो कभी कभी, बहुत बार 1 साल से ज्यादा समय के लिए रहता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो आप लोगों ने खर्चा किया था, क्या उसका बेनिफिट 1 साल तक ही सीमित है या उससे ज्यादा भी हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने बहुत खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, इसका मतलब आप लोगों ने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की है, तो उसका जो परिणाम है या इम्पैक्ट है वो कस्टमर के माइंड पे लंबे समय तक रहने वाला है। लंबे समय तक मतलब मोर देन 1 ईयर। तो ऐसे खर्चे को कहा जाएगा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये रिवेन्यू ही है, मतलब ज्यादातर उसका बेनिफिट 1 साल तक रहना चाहिए, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रिवेन्यू रहते हैं लेकिन उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है। नहीं तो अदरवाइज दूसरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या रहता है? बेनिफिट 1 साल तक ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, मैक्सिमम 1 साल। और बहुत सारे 99% रिवेन्यू एक्सपेंसेस रहते हैं, उसका बेनिफिट इमीडिएटली मिलता है, और इमीडिएटली उसका जो बेनिफिट होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो खर्चा करने के बाद फ्यूचर में भी कुछ समय तक उसका बेनिफिट मिलते रहता है, उस खर्चे को कहा जाएगा रिवेन्यू, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या हेवी लीगल एक्सपेंडिचर। सी an expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as a deferred revenue expenditure. Is not exhausted, it means that expenditure or that expenses provide benefits to business for more than 1 year. मतलब उसका बेनिफिट 1 साल में खत्म नहीं होता है, 1 साल से ज्यादा समय के लिए उसका बेनिफिट कंपनी को मिलता है। ऐसे एक्सपेंसेस को या ऐसे एक्सपेंडिचर को कहा जाएगा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब वो रिवेन्यू है लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट जो कस्टमर कंपनी को मिलता है वो 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है। So this is about deferred revenue expenditure. Next is profit. See, here is one mobile and selling price of this mobile is 20,000 and production cost of this mobile is 12,000. ऐसा मान लेते हैं कि ये जो मोबाइल है उसका सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का कीमत है 20,000 और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कहे या परचेस कॉस्ट कहे 12,000 है। परचेस मतलब रिटेलर क्या करेगा? परचेस करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 12,000। सो हियर देयर इज प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। देखो,
सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 12,000, मतलब ये मोबाइल तैयार करने के लिए खर्चा कितना आया 12,000 और हम उसको बेच कितने में रहे हैं 20,000। इसका मतलब 8,000 हमारा क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होता है इफ योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। बराबर, मतलब अगर हमारे बेचने का जो कीमत है, मोबाइल बेचने का कीमत है कौन सी भी चीज, उसका सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा रहेगा देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन कॉस्ट, तो हमें क्या होने वाला है प्रॉफिट, क्या होने वाला है प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट ज्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस कम रहेगा तो क्या होने वाला है लॉस। ओके, तो प्रॉफिट का कंसेप्ट यहाँ पे सिंपल है, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन देयर इज अ प्रॉफिट, तब हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है। सी, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ लेस देन देयर इज अ प्रॉफिट। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगी ज्यादा रहेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहेगी कम, तब हमें क्या होने वाला है प्रॉफिट होने वाला, तब हम उसे कहते हैं प्रॉफिट। When the selling price of goods is more than the cost price, it is a profit. सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चाहे आप उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहे या अगर रिटेलर है तो क्या कहेगा परचेस कॉस्ट कहेगा। मतलब जिस उस रिटेलर को जितने में मोबाइल आया है उससे अगर वो ज्यादा कीमत में बेचता है तो उसे क्या होने वाला है प्रॉफिट होने वाला। प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है उसके कारण कंपनी का कैपिटल क्या होता है इंक्रीज होता है। कैपिटल क्या होता है वो हम डिटेल में बाद में सीखने वाले हैं। इन अदर वर्ड, व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस देन देयर इज अ प्रॉफिट। और दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, अगर हमारा इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, इनकम मतलब आया हुआ पैसा, आया हुआ पैसा ज्यादा है और एक्सपेंसेस मतलब खर्चा कम है, इसका मतलब हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अवर इनकम इज 50,000 एंड अवर एक्सपेंसेस आर 30,000। इनकम है 50,000 और एक्सपेंसेस है 30,000, मतलब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस क्या है कम, तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट, देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20,000। उसको दूसरा भी ऐसा भी कहा जा सकता है, एक्सेस, एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ इनकम मतलब जब इनकम एक्सपेंसेस से या एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है तब जो भी डिफरेंस रहता है उस डिफरेंस को कहा जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट इज लॉस। Here is one mobile and selling price of this mobile is 20,000 and production cost of this mobile is 22,000. So here यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोबाइल तैयार करने के लिए हमें खर्चा कितना आया 22,000 और हम उसको बेच कितने में रहे हैं 20,000। सिंपल है, बताओ यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, देर इज अ लॉस, देर इज अ लॉस ऑफ ₹2000, 2000 का हमें क्या होने वाला है लॉस होने वाला है, क्योंकि हमें मोबाइल तैयार करने के लिए खर्चा आया 22,000 और हम उसको बेच रहे हैं 20,000 में, so there is a loss of 2000। तो लॉस कब होता है, अगर सेलिंग प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट से कम रहेगी, या हम ऐसा कह सकते हैं अगर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, किसके ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होता है लॉस होता है। ओके, सो व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन प्रोडक्शन कॉस्ट देन देयर इज अ लॉस। मतलब अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, किससे ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होता है लॉस। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा सेलिंग प्राइस कम है और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ज्यादा, मतलब वो मोबाइल तैयार करने के लिए खर्चा ज्यादा आया, तो यहाँ पे क्या हुआ लॉस। When the selling price of goods is less than the cost price,
इट इज अ लॉस। तो अगर सेलिंग प्राइस अगर कम है देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यू कैन से कॉस्ट प्राइस, देन देर इज अ लॉस, तब उसे हम कहेंगे लॉस। लॉस डिक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट के कारण आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, लेकिन लॉस के कारण आपका कैपिटल डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन इनकम इज लेस देन एक्सपेंसेस देन देयर इज अ लॉस। अगर आपका इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा, तब हमें क्या होता है, लॉस। तब हमें क्या होता है, लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अवर इनकम इज 30,000 and our total expenses are 50,000, then there is loss of 20,000। मतलब हमारे पास पैसा आया है 30,000 और हम लोगों ने खर्चा किया है 50,000, मतलब खर्चा ज्यादा, तब हमें 20,000 का क्या होने वाला है, लॉस। या हम दूसरा कह सकते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड एज अ लॉस। एक्सेस मतलब मोर देन। अगर हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है तो जो भी उसमें का डिफरेंस रहता है उस डिफरेंस को कहा जाएगा लॉस। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सारे कंसेप्ट भी देख लिए हैं। बाकी के कंसेप्ट है और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।